तो मनीष भी, आप इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो और फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिटेबल ही हो, तो आपका सबसे बड़ा एक दिन का प्रॉफिट क्या था? अराउंड 11 to 12 लाख मैंने देखा है। हे गाइस, मैं हूं करण धामनानी और ये है सेकंड एपिसोड शेयर विद करण का। आज हमारे गेस्ट है मनीष भैया, जो कि 5 साल से स्टॉक मार्केट में है। इवन अब तो वो बच्चों को सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में करियर कैसे बनाया जाए। तो हे मनीष भैया। हाय हाय करण, हाउ आर यू? मनीष भैया, आप पहले ये बताओ कि आपको क्या लगता है 2022 में मार्केट बुलिश है या बेरिश? देखो करण, 2022 में मुझे तो पूरा 2022 नहीं, आगे भी मुझे मार्केट बुलिश लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट जहाँ भी नीचे आता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे आप पैसा डालो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसा कुछ मार्केट में बेरिशनेस है नहीं। एक कोरोना, काफी लोग क्या होता है पता है, कोरोना का सोच के सोचते हैं कि कोरोना आ गया तो मार्केट नीचे आएगा। तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे आया था तो उस टाइम पे पता है मार्केट के लिए सब कुछ नया था, राइट ना। किसी को नहीं पता था कि क्या होगा, क्या होने वाला है, इसलिए मार्केट इतना नीचे आ गया था। अदरवाइज अभी बोलेंगे कि थर्ड वेव आ रही है, ये आ रही है, तो उससे कुछ इफेक्ट, क्योंकि तुम भी नहीं डरते, मैं भी नहीं डरता अभी कोरोना से, राइट ना। तो मार्केट क्यों डरेगा ना। जब लोग डरते हैं तो मार्केट में कुछ हलचल होती है, अदरवाइज मार्केट थोड़ा भी करेक्ट होता है तो उसमें पैसे डालो, ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। तो मनीष भैया, आप स्टॉक मार्केट में आने से पहले क्या करते थे और आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई ट्रेडिंग की? हाँ, स्टॉक मार्केट से आने से पहले आई कंप्लीटेड माई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम हरियाणा से मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई, बट आई डिडंट ज्वाइन। उसके बाद मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद मैंने बेसिकली एक ब्रोकिंग फर्म है वो ज्वाइन किया था। तो जहाँ मैं बैठता था वहाँ पे 2-3 दोस्त बने, सब चार्ट्स देखते थे। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया शेयर मार्केट का। मुझे थोड़ा नॉलेज था पहले से, क्योंकि मेरे मामा इस फील्ड में थे। तो वहाँ से नॉलेज आया, मुझे चार्ट देखने लगा, घर आके मैं वही सब पढ़ता था, चार्ट्स वगैरह। तो वहाँ से धीरे धीरे करके फिर मैं एक एक क्वांटिटी से ट्रेड करता था इक्विटी के अंदर, फिर धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेड करने लगा, एक एक लोट। फिर ऐसे कर करके ऑप्शन बाइंग किया, फ्यूचर ट्रेडिंग किया। उसमें मैंने पैसा नहीं बनाया। फिर एट द आफ्टर 2 ईयर आई स्टार्टेड ऑप्शन सेलिंग। तो वो काफी मेरा प्रॉफिटेबल जा रहा है। तो ऐसे मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ। बट जर्नी अभी लोगों को एक सिंपल सा लगता है, बट जो उसके अंदर क्या होता है कि जब तुम लॉस देखते हो तो एक बंदा थोड़ा डिप्रेशन में नहीं बोलूंगा, बट बंदा थोड़ा एक हो जाता है, सहम जाता राइट है। ना। हाँ राइट, वही। तो तुम्हें लॉस देखना पड़ेगा, तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या ट्रेडर बनना है, तो तुम्हें लॉस से गुजरना पड़ेगा। लॉस करना वो भी एक जरूरी है, क्योंकि वो भी एक मार्ट ट्रेडिंग का पार्ट है, राइट ना। तो तुम उससे सीखने को काफी कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है उससे। 2 साल में जो लॉस किया और सीखा मैं उससे, तो उससे काफी हेल्प मिली है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इसमें, स्टार्टिंग करते वक्त? हाँ, ट्रेडिंग के अंदर देखो, स्टार्टिंग में प्रॉफिट तो छोड़ दो, लॉस ही होता था स्टार्टिंग के अंदर तो, क्योंकि एक तो प्रॉपर नॉलेज भी नहीं थी। बस कि लोगों को क्या लगता है कि तुम मार्केट में घुसो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट ना। बट पैसा कमाना मार्केट से बहुत डिफिकल्ट चीज है, मैं ये मानता हूँ, राइट ना। मार्केट से पैसा कमाना ये नहीं कि तुमने टेक्निकल सीख लिया तुम पैसा कमाने लग जाओगे, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम एक एक्सपीरियंस भी चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब करते हैं, उसके बिना पैसा नहीं आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करते थे, कुछ भी बाई कर लेते थे। प्रॉफिट थोड़ा सा 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बाई बुक कर लेते थे, लॉस बुक नहीं करते थे। तो ऐसे कैपिटल पूरी वाइप आउट हो जाती थी। तो स्टार्टिंग में दिक्कतें बहुत आती है, क्योंकि पता क्या होता है, स्टार्टिंग में सब पैसा लेके आते हैं, ऐसे डायरेक्ट घुस जाते हैं विदाउट नॉलेज के। तो वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैंने भी वही किया। मैंने लॉस किया, बट यही है कि मैं सीखता गया उस लॉस से। अब जो लॉस कर रहे हो उस लॉस से सीखो, उससे सीखा और फिर धीरे धीरे कर करके यहाँ तक पहुंच गया। तो आपने अपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन की जर्नी कब स्टार्ट की थी? अब फ्यूचर एंड ऑप्शन, मैंने फ्यूचर ट्रेड किया है बहुत कम, बट मैंने ऑप्शन से, मैंने इक्विटी से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। उसमें भी मैंने लॉस किया था, फिर आई स्टार्टेड विद ऑप्शन बाइंग। सब लोगों का यही है, सब लोग इक्विटी से स्टार्ट करते हैं, देन फ्यूचर में जाते हैं, देन ऑप्शन बाइंग में जाते हैं।
तो मैंने फ्यूचर भी नहीं किया, डायरेक्ट मैंने ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया। एंड ऑप्शन बाइंग मैं करता था कि मेरे सिस्टम में जब निफ्टी लॉन्ग होती थी तो मैं कॉल ऑप्शन बाई करता था, शॉर्ट जाती थी तो मैं पुट ऑप्शन बाई करता था, उसमें पैसा बनता था, राइट ना। बट उस टाइम पे मुझे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का कुछ नहीं पता था, राइट। तो उसकी वजह से मेरा पैसा, मतलब कि पैसा आता था बट मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता था, ठीक है। प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता था, प्रॉफिट बुक या लॉस कुछ भी करो, क्योंकि मेरे को रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता था, इसकी वजह से मैंने पैसा नहीं कमाया उसके अंदर। पैसा कमाता था, तोड़ता था, कमाता था, तोड़ता था, एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने कुछ नहीं कमाया उसमें भी। फिर आई स्टार्टेड विद ऑप्शन सेलिंग, तो तब से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। तो मेनली आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो बाइंग, क्या यस, बाइंग में सिर्फ फ्यूचर नहीं है क्या? सिर्फ नहीं, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि पता क्या होता है कि काफी लोग बोलते हैं कि आपने सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, बोलते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा ऑप्शन सेलिंग में कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। अभी तुम फ्यूचर ट्रेड करोगे तो फ्यूचर में तो पूरा का पूरा रिस्क है ना। 1 रुपए भी चलेगा, ऊपर जाएगा तो 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए नीचे जाएगा तो 1 रुपए का लॉस। बट तुम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, उसमें एक तुम टाइम वैल्यू तुम्हें सेव करती है कहीं ना कहीं, और जो तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस रहता है वो सेव करता है। तो एक कंसिस्टेंट तुम्हें शेयर मार्केट से पैसा बनाना है तो वो मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग में तुम बना सकते हो, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाया नहीं, ना फ्यूचर में बनाया, ना इक्विटी में मैंने बनाया। तो मैं जो भी पैसा बनाया है वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से बनाया है। मनीष भाई, अगर आपको किसी बिगनर को बताना हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, तो आप उसको कैसे समझाओगे? बिगनर को तो, क्योंकि देखो बिगनर जो आता है उसको इक्विटी के बारे में थोड़ा पता रहता है, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है, मतलब कि इट्स डेराइव फ्रॉम द इक्विटी। अभी तुम एसबीआई का फ्यूचर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वो एसबीआई के इक्विटी से डेराइव हुआ है, राइट। तो तुम उसको डायरेक्ट बाई सेल करते हो, और उसमें क्या होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है, मंथ के लास्ट का जो थर्सडे होता है वो एक्सपायर हो जाता है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन सिंपली there are two type of option, call option and put option. If market goes up you have to buy call option, and market goes down then you have to buy put option। मतलब कि तुम तेजी कर रहे हो तो कॉल के थ्रू करना है, मंदी कर रहे हो तो पुट के थ्रू करना है, सिंपल। तो ये एक सिंपल डेरिवेटिव होता है, उसके आगे बहुत ऑप्शंस, थोड़ा डीपली जाना पड़ता है। अगर किसी बंदे ने अभी अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट किया, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो यार, एडवाइस तो यही है कि प्रॉपर एक तो ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए लोगों को। रिटेलर्स पब्लिक को मैंने देखा है वो पैसा लॉस ही करते हैं, क्योंकि उनको ऑप्शंस की नॉलेज ही नहीं होती है। क्या करते हैं वो, ऊपर जा रहे हैं, आउट द मनी 2 3 5 रुपए का ऑप्शन बाई, कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि वो जीरो होने वाला है, उसके अंदर टाइम वैल्यू है। उनको ये नहीं पता कि एक ऑप्शन ऑप्शन एक टाइम डिके होता है, ऑप्शन फैक्टर जो होता है वो टाइम डिके प्रोडक्ट है। तो उनको एक तो प्रॉपर ऑप्शंस की नॉलेज लेनी चाहिए, प्लस मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस के ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ो, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, उन सब चीजों की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस यू हैव टू चूज, किस टाइम पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस में तुम्हें ट्रेड लेना है, राइट ना। क्योंकि ज्यादातर रिटेलर पब्लिक देखोगे ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग के लिए जो ऑप्शन सेलर होता है उससे 10 टाइम्स ज्यादा स्किल होनी चाहिए ऑप्शन बायर को। तो बहुत मुश्किल काम है ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना। और उसमें मेन वही एक होता है कि एक तो आउट द मनी ऑप्शंस बाई मत करो, मैं सबको बोलना चाहूंगा। एट द मनी करो, इन द मनी करो, वो चलेगा, बट एट आउट द मनी ऑप्शंस कभी बाई मत करो, तो अगर आपको किसी को राइट। समझाना हो कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, तो आप कैसे सिंपल में समझाएंगे? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि एटीएम, काफी लोगों को पता होगा कि आउट द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है। देखो, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, सिंपल क्या होता है कि कोई भी प्राइस ले लिया तुमने, जैसे 100 रुपीज है। हम कॉल ऑप्शन से देखते हैं कि कॉल ऑप्शन है तुम्हारे पास, उसके परस्पेक्टिव से देखते हैं कि 100 रुपीज इस प्राइस चल रहा है। तो एट द मनी मतलब, एट मतलब सेम उसके ऊपर। तो 100 वाली स्ट्राइक प्राइस जो, या 1 2 रुपए उसके ऊपर नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस होगी एट द मनी। उसके बाहर आउट मतलब उसके बाहर 100 के ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस, 101, 102, 103, ये सब आउट द मनी हो गए। और उसके इन अंदर 90, 80, 70 रुपीज ये इन द मनी ऑप्शन रहेगी। और इसकी वजह से आउट द मनी जो ऑप्शंस होते हैं जो फास्ट डिके होते हैं, इसकी वजह से आउट द मनी ऑप्शंस बाई नहीं करना चाहिए। सबको मैं वही बोलूंगा कि इन द मनी ऑप्शंस बाई करो इफ यू आर बायर, या फिर एट द मनी ऑप्शंस बाई करो, क्योंकि उनका डेल्टा हाई होता है।
और अगर सिंपल वर्ड्स में बोले कि अगर आउट द मनी लोग ये सोच के बाय कर लेते हैं कि यार 100 की चीज अपन को 20 में मिल रही है, खरीद लेते हैं, अगर ये चीज मैं लॉट के हिसाब से खरीद लूंगा, 100 पे चली गई तो मेरे तो 5,000 रुपये बन जाएंगे, लोग ये सोच के, पर वो राइट एक्चुअली में उसके राइट चांसेस बहुत कम रहते हैं। और मेनली लोग जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस करते हैं ना, वो इसी चीज के कारण करते हैं कि उनको लगता है कि यार ये तो सस्ते में राइट मिल रहा राइट है और ये ऊपर चले जाएगा, राइट एक बट वो राइट। बहुत कम टाइम होता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो जो आउट द मनी ऑप्शन है उसमें पूरा का पूरा टाइम डिके होता है। अभी तुमने 100 रुपए का प्राइस चल रहा है, तुमने 120 रुपए का कॉल ऑप्शन बाई किया 1 रुपए में, बट उनको ये नहीं पता कि उसमें डेल्टा है ही नहीं, डेल्टा की वैल्यू नहीं है, वो मूव ही नहीं करेगा। एक फास्ट एक मूवमेंट आता है तो वो मूव करता है, अदरवाइज मूव नहीं करेगा, उसको जीरो ही होना है। तो लोग उसकी वजह से उसमें फंस जाते हैं और वो पूरा वाइप आउट हो जाता है कैपिटल। अगर आपको डेल्टा समझना हो, समझाना हो, तो आप कैसे समझाओगे डेल्टा? डेल्टा सिंपल क्या होता है कि जैसे कोई भी प्राइस के रिस्पेक्ट में उसका ऑप्शन कितना बढ़ेगा, सिंपल उसको डेल्टा बोलते हैं। कि तुम्हारा कोई भी स्टॉक 10 रुपए बढ़ रहा है तो उसका ऑप्शन कितने रुपए से बढ़ेगा। तो इसमें याद रखना कि एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है। कि यदि तुम्हारा स्टॉक 10 रुपए बढ़ेगा तो उस एट द मनी का ऑप्शन 5 रुपए से बढ़ेगा। जैसे जैसे आउट द मनी में जाओगे डेल्टा कम होता जाता है, इन द मनी में जाओगे डेल्टा इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, तो अपन एग्जांपल के लिए निफ्टी ले लेते हैं। निफ्टी 50 का अगर वो 1 पॉइंट मूव हाँ करेगा और स्ट्राइक प्राइस का एटीएम का डेल्टा 0.5 है, तो वो 0.5 रुपीज मूव राइट करेगा। मतलब हर बार निफ्टी 50 जब एक राइट पॉइंट मूव करेगा, उसका जो स्ट्राइक प्राइस जिसका डेल्टा 0.5 है एट द राइट मनी राइट का, वो 0.5 मूव करेगा। राइट मतलब निफ्टी 50 के राइट दो राइट। पॉइंट पे वो 1 पॉइंट मूव करेगा। ओके, तो डेल्टा ये राइट हो गया। एक चीज जो आप विश करते हो कि आपको आपकी जर्नी की स्टार्टिंग में पता होती, तो वो क्या है? मुझे एक तो यार एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट थोड़ा पता होता है, मैंने स्टार्ट किया था तो काफी अच्छा होता। वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था उसका कि हम रिस्क को कैसे मैनेज करें। क्या होता है स्टार्टिंग में प्रॉफिट सब बुक करते हैं, लॉस कोई बुक नहीं करता। लॉस होप में रहते हैं कि और ऊपर जाएगा, बट वो नीचे जाता जाता है, नीचे नीचे जाता जाता है, तो उससे कैपिटल पूरी खत्म हो जाती है। बस मेरे को वही था कि एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं था मेरे पास, मनी मैनेजमेंट नहीं था। टेक्निकल का नॉलेज था मुझे, बट एक वही रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर आता है, वो मुझे पता होना चाहिए था। और वो पता है एक्सपीरियंस के साथ आता है तुम्हें, राइट ना। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें सिखा दिया सीख जाओगे एक बार क्योंकि जब बंदा लॉस करता है, तुम लॉस से भी कुछ सीख रहे हो ना, तो यही हो गया कि तुमने कुछ फीस पे कर दिया मार्केट को, बस सिंपल वही है। लॉस से भी सीखोगे तो काफी आगे बढ़ोगे। और अपन जैसे हम सब जानते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को एज अ करियर ऑप्शन देखा जा सकता है स्टॉक मार्केट में? हाँ बोल सकते हैं, बट मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि सबको इस फील्ड में आना चाहिए। क्योंकि अभी मैं ठीक है स्टार्टिंग से वही कर रहा था तो मैं इस फील्ड में हूँ, बट काफी लोग एक जब जॉब स्टार्ट करते हैं, अभी किसी बंदे को जॉब में 1 लाख रुपीज सैलरी मिल रही है तो वो उसको डायरेक्ट जॉब से छोड़ के इस फील्ड में आना बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो पता है इस फील्ड में कौन आ सकता है जिसको कॉन्फिडेंस है कि वो पैसा हर मंथ कमा लेगा। एक कॉन्फिडेंस मेन है, कॉन्फिडेंस। एक काम माइंडसेट होना चाहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम इतना कमा सकते हो, इतना कंसिस्टेंटली पैसा तुम्हारा आ सकता है, तो यू कैन डू। अदरवाइज तो तुम यू कैन गो फॉर स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। तो अपन उसको एज इतना अ इजी भी करियर नहीं है कि तुम ऑप्शन। हाँ हाँ यस यस बोलो। तो उसको अपन एज अ करियर ऑप्शन देख सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को? या देख सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब अगर अपन को फ्यूचर एंड ऑप्शन में करियर बनाना है, तो आपके हिसाब से हमें कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? यार वो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर या फिर उसके फंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मिनिमम 4-5 साल लग जाते हैं लोगों को पहुंचने में। काफी लोग तो 5-10 5-5 6-6 7 साल भी लग जाते हैं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। बट वो हार नहीं मानते हैं तब तक, उनको लगता है कि वो कर लेगा। तो टाइम लगता है मार्केट में पैसा कमाने में। ऐसा नहीं है कि तुम आए, तुमने कुछ किसी से सीखा और तुम पैसा बनाने लगे, वैसा नहीं है बिल्कुल भी। एक सीखना, एक बुकिश नॉलेज लेना या किसी से सीखना और उसको सीख के मार्केट में अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट चीज है। एक बुक से पढ़ना और मार्केट में अप्लाई करना बहुत ज्यादा दिन रात का फर्क है उसके अंदर। एक चीज जो आप सोचते हो कि आपको आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्टार्टिंग की जर्नी में पता होती? वही जो हमने बात किया ना कि रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के बारे में मुझे पता होता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि फिर मैंने स्टार्टिंग का 2 साल मैंने सिंपली मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने लॉस ही किया है, काफी लॉस किया था। तो वो सब पता होता, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मनी को कैसे मैनेज करते हैं।
तो आई थिंक सो काफी अच्छा होता है, वही उनका ही वो था बस। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाना हो किसी बिगिनर को तो आप कैसे समझाओगे? रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, कि कोई भी बंदा ट्रेड करता है या कोई स्विंग ट्रेड लेता है, तो उनको प्रॉफिट आता है तो बुक करते हैं, बट लॉस आता है तो बुक ही नहीं करते हैं, राइट ना? अभी 10 रुपए का प्रॉफिट आया तो बुक करेंगे, बट नीचे 10 रुपए का लॉस आ रहा है तो बुक नहीं करते। तो जैसे तुम प्रॉफिट बुक करते हो वैसे लॉस को बुक भी करो, एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। लोग क्या करते हैं, होप में रहते हैं कि प्राइस ऊपर आएगा, प्राइस ऊपर आएगा, उसकी वजह से वो और नीचे जाता जाता है। तो फिर एक मतलब ऑप्शन में तो वही होता है, ऑप्शंस में तो क्या होता है, पूरा का पूरा ऑप्शन जीरो कर देते हैं, मैंने देखा है बहुत, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं। एक तो सबसे पहले तो वो आउट द मनी ऑप्शंस बाई करते हैं, ऊपर से फिर वो किसी ने 10 रुपए हो गया, 2 रुपए हो गया, तो मुझे मैसेज आएगा कि मैंने 10 रुपए में बाई किया था, क्या करना चाहिए इसका। तो बस वो एक होप रहती है कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। तो वो होप नहीं रखनी चाहिए। एक तो सिंपल तुम अपने सिस्टम को फॉलो करो, जहां पे तुम्हारा सिस्टम एंट्री दे रहा है वहां पे एंट्री करो, एग्जिट दे रहा है वहां पे एग्जिट जरूर करो। एंट्री करते हैं लोग, बट लॉस, यदि तुम्हें लॉस बुक करना आ गया तो तुम एक ट्रेडर बन सकते हो। तो लोग अभी पता है, रिटेलर रिटेलर पब्लिक और ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है क्या, कि रिटेलर पब्लिक प्रॉफिट बुक करती है और प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस बुक करते हैं। अब जो प्रॉफिट होता है उसको रन करो ना, कितना रन करना है करो। बट रिटेलर लोग 10 रुपए बड़ा बुक करके बैठ जाते हैं, बट उनको नहीं पता ना स्टॉक कितना बढ़ सकता है। उनको ये लगता है कि स्टॉक गिरेगा नहीं, स्टॉक बढ़ सकता है। स्टॉक गिर भी तो उतना ही सकता है ना, राइट ना? तो वो लॉस बुक नहीं करते हैं। एक बस वही बोलना चाहूंगा कि आप एक लॉस को बुक करना सीखो, एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि तुम प्रॉफिट बुक कर रहे हो लॉस बुक नहीं कर रहे हो, वो गलत चीज है। क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है? यस, प्रॉफिटेबल तो है। मैं तो बोलूंगा कि हम ऑप्शन सेलिंग को मैं प्रॉफिटेबल बोलूंगा। फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम ऑप्शन सेलिंग में जाते हो तो एक जो टाइम वैल्यू, टाइम डिके का जो फैक्टर होता है तुम्हारे साथ रहता है। तो उसकी वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग को बोलूंगा कि वहां से पैसा बनता ही है, कुछ भी हो जाए वहां से पैसा बनना ही है, राइट ना? तो एक एक्सपीरियंस के साथ भी तुम करते हो या कोई स्टार्ट भी करता है थोड़े कैपिटल से, एक लोड से, तो डेफिनेटली पैसा बनाएगा। बट उसको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ऑप्शंस की, थोड़ा टेक्निकल्स का नॉलेज होना चाहिए। बट फ्यूचर ट्रेडिंग करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें डायरेक्शनल, पूरा डायरेक्शनल ट्रेड होता है, राइट ना? तो उसके क्योंकि लेवरेज प्रोडक्ट होता है, एक तो तुम्हारा कैपिटल पूरा 1% बढ़ता है, तो तुम्हारा कैपिटल डायरेक्ट खत्म होता है। तो उसमें थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऑप्शन सेलिंग में तुम एक एक फ्यूचर देख सकते हो अपना। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या डिफरेंट है? डिफरेंस तो पूरा ही है, पूरा डिफरेंस है, डिफरेंस तो बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये भी पता है चाहिए। तुम्हें फ्यूचर में क्या होता है? तुम्हें भी मैं बता देता हूँ क्या होता है फ्यूचर में। अभी तुम मान लो तुम एसबीआई का लोट है 1500 का, ठीक है? तो तुम एसबीआई के 1500 शेयर बाई कर रहे हो और 500 रुपए का भाव है, ठीक है? तो कितना हो गया? 7.5 लाख रुपए। तो तुम्हें पे करना पड़ेगा ना, इक्विटी में बाई कर रहे हो। बट सेम चीज तुम 1500 का एक लोट है एसबीआई का फ्यूचर में, तो तुम एसबीआई का फ्यूचर बाई करोगे तो तुम्हें सिर्फ 2 लाख रुपए पे करना है, 7.5 लाख रुपए नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि बिकॉज यू हैव टू पे ओनली मार्जिन मनी, जिसका 20% होता है, 7 7 लाख का 20 या 25%। तो वो 1.5 से 2 लाख रुपए होता है, वो पे करना पड़ता है। और उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये ऐसा, उसमें एक पूरा टाइम, उसके लिए हम एक अलग से फ्यूचर ऑप्शन पे एक वीडियो बना सकते हैं, श्योर। राइट ना? मैं ये तुम्हें 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 बता रहा हूँ, ये फ्यूचर में पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, फ्यूचर में एक मार्जिन मनी पे करनी पड़ती है। और ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो तुम्हें प्रीमियम पे कर, अभी तुम्हें मैं बता देता हूँ। यदि चलो मैं तुमसे बताता हूँ एक चीज, कि निफ्टी का ऑप्शन में एक बाई कर रहा हूँ 10 रुपए का, ठीक है? 50 क्वांटिटी है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 500 रुपए पे करना पड़ेगा, राइट ना? 10। और सेम मैं ऑप्शन सेल 10 रुपए का ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, तो आपको डेढ़ तो लाख मुझे रुपए पांच सौ समथिंग रुपए का। 1.5 लाख रुपए, हाँ, क्योंकि उसका मार्जिन पे करना पड़ेगा मेरे को ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो मनीष भाई, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन, फर्स्ट चीज तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ऑप्शन बाइंग मतलब तुम ऑप्शन बाय कर रहे हो, एंड ऑप्शन सेलिंग मतलब तुम ऑप्शन सेल कर रहे हो, ठीक है? यदि तुम किसी भी कोई भी ऑप्शन बाई करते हो, तुमने 10 रुपए का कोई ऑप्शन बाई किया, 50 का लोट है, तो यू हैव टू पे ओनली 500 रुपीज। बट सेम ऑप्शन तुम सेल कर रहे हो 10 रुपए का, तो उसमें जितना उसका फ्यूचर का मार्जिन लगता है उतना मार्जिन लगेगा। अभी मैं निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ। निफ्टी का फ्यूचर का मार्जिन अराउंड 1 लाख रुपीज है,
ठीक है, तो उतना ही मार्जिन तुम्हें ऑप्शन सेल करने के लिए देना पड़ेगा, राइट? क्यों? बिकॉज ऐसा इतना इजी होगा कि इतना वो सेम प्राइस रखेंगे, जितना ऑप्शन बाइंग में लगता है उतना ऑप्शन सेलिंग में लगे, तो सब लोग वही करेंगे ना। हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार पॉइंट का, एक एक रुपए का, एक एक लाख क्वांटिटी सेल कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन लगता है जितना उसका फ्यूचर का लगता है। अभी निफ्टी का फ्यूचर का 1 लाख है तो 1 लाख रुपए उसका ऑप्शन सेलिंग में लगेगा। बट और क्या होता है, जैसे तुम पूछ रहे हो डिफरेंस, यदि तुम ऑप्शन बाई कर रहे हो कोई भी 10 रुपए का प्रीमियम, तो उसमें तुम्हारा मैक्सिमम लॉस क्या है, वो 10 रुपए ही है, राइट ना? बट ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो 10 रुपए का, तो मैक्सिमम गेन उसमें 10 रुपए है, बट तुम्हारा जो लॉस है वो कितना भी हो सकता है, ऊपर में जाएगा। तो वो एक तुम्हें याद रखना है। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट रखना ही है फ्यूचर ऑप्शन में हमेशा। राइट राइट। ऑप्शंस में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। 10 रुपए का आइटम कभी 100 रुपए हो जाता है, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जरूरी है। विदाउट नॉलेज तो आपको हाथ ही नहीं लगाना। आप इक्विटी से स्टार्ट करो, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल ट्रेड साइज स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आप ऑप्शंस में भी आ रहे हो तो एक एक लॉट से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने बड़ी क्वांटिटी। ऑप्शन बाइंग भी लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग में लेवरेज प्रोडक्ट है ऑप्शन, तो ऑप्शन बाइंग में हजार हजार क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। एक बार तो प्रॉफिट दिखाता है, बट जब डिके होता है ऑप्शन इतना फास्ट नीचे आता है प्रीमियम, तो फिर वो पूरा लॉस कर देते हैं, बड़ा लॉस कर देते हैं। तो आप देखोगे अपने इंस्टाग्राम पे लोगों के जो आते हैं मैसेज, उन्होंने 2-2, 5-5 लाख रुपए लॉस किया ऑप्शन बाइंग कर करके, राइट ना? तो वो सब नहीं करना चाहिए। और आपके इन सब में मेंटोर कौन थे, कि मतलब आपने खुद से सीखा या आपके कोई मेंटोर थे पूरी जर्नी में जिनसे आप इंस्पायर हुए? मेंटोर तो मैं इंस्पायर तो मैं बोलूँगा मेरे मामा हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प की है, सिखाने में भी हर तरह से सपोर्ट किया है, और मार्केट ने भी बहुत कुछ सिखाया है। थोड़ा बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो कहीं से भी, बट उसको थोड़ा प्रैक्टिकली करो। अभी तुम खाली बुक्स ही पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक एक लोट से स्टार्ट करो, राइट ना? एक एक लोट से भी स्टार्ट करोगे धीरे धीरे। एक रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रॉपर, पहले तो सबसे पहले एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन करो। कोई भी सिस्टम ले लो, उस सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, राइट? और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा टीवी से दूर रहो, न्यूज़पेपर से दूर रहो, टिप्स से दूर रहो, कॉल्स, जो भी कॉल्स प्रोवाइडर होते हैं, टिप्स प्रोवाइडर होते हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहो। क्योंकि क्या होता है कि तुम्हें, अभी मैंने बोल दिया कि ये ऑप्शन बाई करना है मुझे, बट मैंने टिप्स दे दी, बट तुम्हें ऑप्शन की नॉलेज ही नहीं है ना, उसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, मनी मैनेजमेंट नहीं आता, तो तुम ऑप्शन टिप्स पे तो कभी भी काम मत करो, हमेशा लॉस करने वाले हो। तुम ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो तुम्हारा चार्ट और तुम, बस दो ही चीजों को फॉलो करो। नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो कहीं की न्यूज फॉलो नहीं करनी है। सब, ये सब डिस्ट्रैक्ट होता है, पता है? तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उसकी वजह से। तो इन सब चीजों से दूर रहो थोड़ा। और जैसे अभी के टाइम पे मार्केट एकदम से इतनी अच्छी, मतलब इतना ज्यादा डिप दे चुका है, तो उसके बारे में आपको क्या राइट। लगता है? डिप तो दिया है, बट ठीक है, वो अभी सपोर्ट ले रहे हैं वहां पे। आप डेली चार्ट निफ्टी का देखते हो तो अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, कल पूरा बाउंस बैक भी किया है। तो इतना कोई मेरे को बेरिश लग नहीं रहा है, मार्केट ज्यादा बेरिश लग नहीं रहा है। ज्यादा भी आता है तो 16,400 तक एक बार निफ्टी आ सकता है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी कोई मेरे को बड़ी मंदी नहीं लग रही है। तो मनीष भी, आप इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो और फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिटेबल ही हो, तो आपका सबसे बड़ा एक दिन का प्रॉफिट क्या था? अराउंड 11 to 12 लाख मैंने देखा है। वो भी जब एक बार आपने पता होगा आपको कि सीतारमन आई थी, कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था, तो मेरा लॉन्ग पोजीशन था निफ्टी स्टॉक्स में, तो उस टाइम पे मैंने देखा था। तो उस पर उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग्स तो नॉर्मली थी, बट ठीक था, अच्छा था, हाईएस्ट डे था। अभी तक वही है, उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि मेरा स्टॉक्स भी लॉन्ग थे, निफ्टी के कॉल ऑप्शंस लॉन्ग थे मेरे उस टाइम पे, और मैंने पोजीशन को कैरी किया था, तो हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने उसी टाइम पे देखा था। तो आज के अपने पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन ये रखते हैं कि अगर किसी ने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी अभी अभी स्टार्ट की है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो क्या होगा कि आप एक तो थोड़ा सा नॉलेज के साथ स्टार्ट करो। एक अपना सिस्टम बनाओ, कोई भी सिस्टम बनाओ। आप मूविंग एवरेज यूज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो, एक सिस्टम बनाओ। उसको थोड़ा सा बैक टेस्ट भी करके देखो कि बैक टेस्ट में प्रॉफिटेबल है नहीं है। फिर उसके साथ धीरे 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 आप एक स्मॉल ट्रेड ट्रेड साइज के साथ स्टार्ट करो,
ठीक है ना, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए आपका सिस्टम, जहां एग्जिट दे रहा है वहां पे एग्जिट करो, जहां पे बाइंग दे रहा है बाइंग करो, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। तो आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल मेक मनी, और उसके साथ साथ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, राइट ना। तो कॉन्फिडेंस एक बार आ गया तो फिर धीरे धीरे आपका ट्रेड साइज भी बढ़ जाता है, फंड भी बढ़ जाता है, और फिर आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से। तो मेन पूरा जो खेल होता है एक माइंडसेट का होता है, और पूरा एक कॉन्फिडेंस का होता है। लोगों को पता है कहाँ पर मेरे को लॉन्ग जाना है, कहाँ पे मेरे को शॉर्ट जाना है, बट मेन बात क्या आती है एग्जीक्यूशन की। प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज को आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो कर सकते हो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट गाइस। अगर आपको मनीष भैया की नॉलेज पसंद आई है तो आप मनीष भैया को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड वंस अगेन थैंक यू मनीष भैया, आपने हमें इस पॉडकास्ट पे ज्वाइन किया एंड आपको जानकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड होप सो आप अगर आगे भी और पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन करना चाहो। यस यस डेफिनेटली करण, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे। मुझे भी काफी अच्छा लगा नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।